कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अपने ही घर के अंदर होता है। जहां दौलत होती है मगर भरोसा पूरी तरह से मर चुका होता है। जहां रिश्ते जिंदा दिखते हैं मगर अंदर से बिल्कुल सड़ चुके होते हैं। आज जो कहानी आप सुन रहे हैं ये बदले की नहीं है। ये कहानी है एक बेटे के सबसे बड़े पछतावे की, एक ऐसे सच की जो सामने आते ही पूरे परिवार को तबाह कर देता है। तो चलिए इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच को जरूर बदल देगा। शहर के एक बहुत ही महंगे और पौश इलाके में एक आलीशान कोठी अपनी खूबसूरती और शान और शौकत की मिसाल के लिए जानी जाती थी, जिसकी दरो दीवार से अमीरी और खुशहाली टपकती थी। रात का पिछला पहर था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर रोशनी बिखेर रहा था। मगर इस घर के अंदर बेहतरीन झूमरों की रोशनी ने जैसे अलग ही माहौल बना रखा था। खाने का कमरा जो किसी शाही महल से कम नहीं था, वहां एक बहुत बड़ी और आलीशान खाने की टेबल सजी हुई थी, जिस पर एक से एक बेहतरीन खाने पीने की चीजें रखी थी। हवा में इन स्वादिष्ट व्यंजनों की महक घुली हुई थी, जो किसी भी इंसान के मुंह में पानी लाने के लिए काफी थी। टेबल के आसपास घर के सभी सदस्य हंसी खुशी बैठे खाना खा रहे थे और हंसी मजाक की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। घर का मुखिया आशीष, जो कि एक कामयाब कारोबारी पर्सनैलिटी था, अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर सुकून की एक ऐसी लहर थी जो आमतौर पर उन लोगों के चेहरों पर होती है जिन्हें दुनिया की सारी खुशियां और सारी सुख सुविधाएं मिल चुकी हों। आशीष के दाईं तरफ उसकी पत्नी रेवती बैठी थी, जो लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी हुई थी और उसके गले में हीरो का हार भी झिलमिला रहा था। रेवती का चेहरा भी बहुत हंसमुख लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी और तेज चमक थी, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही महसूस होती थी। वो बड़े ही प्यार और सलीके से आशीष की प्लेट में खाना परोस रही थी और साथ साथ मीठी मीठी बातें भी कर रही थी। उनके दोनों बच्चे भी वहां मौजूद थे, जो अपनी ही धुन में खोए हुए थे। हालांकि ये एक संपूर्ण और खुशहाल परिवार की तस्वीर लग रही थी, जहां प्यार, दौलत और सुकून का राज था। मगर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा और भयानक पन्ना भी था, जो इस टेबल की एक खाली कुर्सी से चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। ये कुर्सी घर के बुजुर्ग और आशीष के पिता रघुवंश साहब की थी, जो कभी इस घर की रौनक और तरक्की की वजह हुआ करते थे। मगर आज वो इस आलीशान घर से मीलों दूर शहर के दूसरे कोने में एक सुनसान और उदास ओल्ड एज होम के छोटे से कमरे में कैद थे। आशीष ने खाना खाते हुए बेवजह उस खाली कुर्सी की तरफ देखा तो उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। ये वही कुर्सी थी जहां उसके पिता बैठकर उसे आशीर्वाद दिया करते थे। रघुवंश साहब ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उन्होंने अपनी जवानी में खून पसीना एक करके ये कारोबार और ये सारी जमीन जायदाद बनाई थी, ताकि उनका इकलौता बेटा आशीष एक राजकुमार की तरह जिंदगी गुजार सके। आशीष को याद था कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ था, तब वो बहुत ही छोटा था और रघुवंश साहब ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की थी, सिर्फ इस डर से कि कहीं सौतेली माँ आशीष को दुख न दे। मगर किस्मत का अजीब खेल देखिए कि आज वही आशीष अपनी पत्नी रेवती के कहने पर अपने बूढ़े पिता को इस घर से निकाल चुका था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि रेवती को रघुवंश साहब की मौजूदगी से दिक्कत होती थी। रेवती जब शादी करके इस घर में आई थी तो शुरू में वो रघुवंश साहब की बहुत इज्जत किया करती थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसने घर की बागडोर और आशीष के दिल दिमाग पर कब्जा जमाना शुरू किया, तो उसका व्यवहार बदलता गया। रेवती एक हद से ज्यादा मक्कार और शातिर किस्म की औरत थी, जो जानती थी कि आशीष उसकी खूबसूरती और मोहब्बत के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, और वो जो भी कहेगी आशीष उसे पत्थर की लकीर समझेगा। रेवती को रघुवंश साहब का रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ये बात गवारा नहीं थी कि कोई बुजुर्ग, चाहे वो उसका ससुर ही क्यों ना हो, उसे सही और गलत का ज्ञान दे या उसके बच्चों की परवरिश में दखल अंदाजी करे। वो चाहती थी कि इस घर में सिर्फ उसका ही आदेश चले और पूरी प्रॉपर्टी और जितने भी अधिकार हैं सब कुछ उसके ही कब्जे में हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश तैयार की थी।
वो हर रोज रात को आशीष के कान भरती कि तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से चल गया है, वो मुझे बुरी नजर से देखते हैं और अपने इस चले हुए दिमाग की वजह से बच्चों पर भी हाथ उठाते रहते हैं। शुरू में तो आशीष इन बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने पिता की शराफत और उनके चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ था। मगर कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद अगर लगातार पत्थर पर गिरती रहे तो उसमें भी छेद हो जाता है। रेवती की लगातार शिकायतों और मगरमच्छ के आंसुओं ने आखिरकार आशीष के दिल में शक का बीज बो ही दिया। आज की रात जब आशीष सुकून से खाना खा रहा था तो उसके दिल दिमाग में वो सारे वाक्य किसी फिल्म की तरह ही चल रहे थे जो पिछले कुछ महीनों में हुए थे। उसे याद आया कि कैसे एक दिन जब वो ऑफिस से आया था तो रेवती अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और उसके गाल पर नीले निशान भी पड़े हुए थे। आशीष ने घबराकर पूछा कि आखिर ये क्या हुआ? तो रेवती ने सिसकियां लेते हुए कहा था कि आज मैंने पिताजी को दवाई वक्त पर दी तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम मुझे जहर देना चाहती हो। ये सुनकर आशीष का तो खून ही खौल उठा। वो सीधा अपने पिता के कमरे में गया और उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रघुवंश साहब अपने बेटे का मुंह देखते रह गए और कसम खाते रहे कि उन्होंने बहू को हाथ भी नहीं लगाया है, बल्कि वो तो खुद ही गिर गई थी। मगर आशीष की आंखों पर पत्नी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। इस वाक्य के बाद घर का माहौल बिल्कुल नरक जैसा बन गया था। रेवती ने खाना पीना छोड़ दिया और धमकी दी कि या तो ये बूढ़ा इस घर में रहेगा या फिर मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर रहेंगे। आशीष एक कमजोर इंसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों को खोने के डर से अपने पिता का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो अपने पिता को गाड़ी में बैठाकर ओल्ड एज होम छोड़ने के लिए जा रहा था। रघुवंश साहब खामोश थे। उन्होंने ना कोई शिकायत की थी, ना ही कोई बद्दुआ दी थी। बस उनकी बुझी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो टकटकी बांधे अपने बेटे को ही देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि क्या मेरी परवरिश का यही फल है। आशीष ने अपनी नजरें चुरा ली और फिर ओल्ड एज होम के गेट पर उन्हें उतारकर वहां के स्टाफ के हवाले कर दिया और पलटकर भी नहीं देखा। वो दिन था और फिर आज का दिन है। आशीष ने कभी वहां जाकर अपने पिता की कोई खबर नहीं ली। बस हर महीने खर्च के पैसे भिजवा देता था और समझ लेता था कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आज खाने की टेबल पर रेवती बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज उसकी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आशीष ने उसके नाम पर एक और प्लॉट खरीदा था। रेवती मुस्कुराकर आशीष की प्लेट में खाना परोसते हुए बोली कि आशीष, आप जानते हैं, आज बच्चे कह रहे थे कि दादाजी की याद आ रही है, मगर मैंने उन्हें समझा दिया कि वो वहां बहुत ज्यादा खुश हैं और यहाँ तो वो हर वक्त बीमार ही बने रहते थे और लड़ते झगड़ते थे। वहां उनके हमउम्र लोग हैं, इसलिए वो खुश होंगे। आशीष ने इस बात पर सिर हिलाया और निवाला मुंह में डालते हुए कहा कि तुम ठीक कह रही हो रेवती। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने जो फैसला किया वो हम सबकी भलाई के लिए ही था। वहां उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर हैं और स्टाफ भी मौजूद है। यहाँ तो तुम अकेली थी, किस किस को संभालती। रेवती ने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो सही है, आशीष को कोई पछतावा नहीं है। अभी वे लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि मीठा खाने की चर्चा चलने लगी कि अचानक आशीष का मोबाइल फोन बज उठा, जो टेबल के कोने पर रखा हुआ था। रात के इस वक्त फोन की घंटी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर उस वक्त आशीष को सिर्फ बहुत जरूरी बिजनेस कॉल्स ही आती थी। घंटी की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और डर छुपा हुआ महसूस हो रहा था, जो सन्नाटे को चीरती हुई लग रही थी। आशीष ने नैपकिन से अपने हाथ साफ किए और फिर फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। वहां एक अननोन नंबर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। आशीष के माथे पर सिकन पड़ गई कि इतनी रात को ये कौन हो सकता है। रेवती ने बेपरवाही से कहा कि रहने दो आशीष, जरूर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल होगी या फिर कोई मार्केटिंग वाले होंगे। खाना ठंडा हो रहा है। मगर फोन लगातार बजता रहा, जैसे कॉल करने वाला बहुत ही मजबूर हो। आशीष ने झुंझलाकर फोन उठाया और कान से लगा लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक बहुत ही ज्यादा घबराई हुई और कांपती हुई आवाज आई,
क्या मैं आशीष साहब से बात कर रहा हूँ? आशीष ने कहा, जी मैं आशीष ही बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? दूसरी तरफ वाले इंसान की सांस फूल रही थी। उसने कहा कि सर, मैं ओल्ड एज होम का केयर टेकर और मैनेजर बात कर रहा हूँ, जहाँ आपके पापा रघुवंश साहब रह रहे हैं। ओल्ड एज होम का नाम सुनते ही आशीष के हाथ से निवाला छूटकर प्लेट में गिर गया और उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें आशीष के चेहरे पर जम गईं, जिसका रंग हर एक पल में सफेद पड़ता जा रहा था। रेवती के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं और उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया कि कहीं वो बूढ़ा मर तो नहीं गया। आशीष ने कांपती हुई आवाज में पूछा, सब ठीक तो है ना? मैनेजर साहब, इतनी रात को आपने फोन क्यों किया है? क्या पापा की तबीयत खराब है? मैनेजर की आवाज में दहशत थी। उसने कहा, आशीष साहब, सब कुछ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा गजब हो गया है। आज शाम को जब हमारा स्टाफ रघुवंश साहब को खाना देने के लिए उनके कमरे में गया तो वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। हमने सोचा कि शायद वो पार्क में टहलने गए होंगे या फिर मंदिर में होंगे। हमने सभी जगह इधर उधर ढूंढा मगर वो कहीं पर भी नहीं मिले। आशीष ने गुस्से और परेशानी के मिले जुले हाव भाव के साथ कहा, क्या मतलब है कि वो नहीं मिले? वो कोई बच्चे तो नहीं है जो कहीं खो जाएं? गेट पर गार्ड होता है, दीवारें भी ऊंची हैं, आखिर वो कहाँ जा सकते हैं? ये सब आप लोगों की लापरवाही है। मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैनेजर ने रोनी सी आवाज में कहा, सर, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। हमने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो उनके बिस्तर पर एक अजीबोगरीब नजारा था। वहां पर एक पुराना बैग रखा हुआ था जो शायद वो अपने साथ में लेकर आए थे, और उस बैग के साथ एक सफेद शर्ट भी पड़ी थी जो खून में सनी हुई थी। उस पर ताजा खून लगा हुआ था। आशीष के पैरों तले से ये सुनते ही जमीन निकल गई। खून? कैसा खून? किसका खून? उसके मुंह से अचानक जोर जोर से आवाज निकलने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? खून लगी हुई शर्ट? मैनेजर ने कहा, जी सर, और सिर्फ यही नहीं, कमरे में और भी खून के छींटे हैं, जैसे कि वहां पर कोई झड़प हुई हो। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। हमने पुलिस को सूचना दे दी है और वो बस पहुंचने ही वाले हैं। आप भी तुरंत यहाँ पर आ जाइए। मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। आशीष को ऐसा लगा जैसे कमरे की छत उसके सिर पर आ गिरी हो। उसके कानों में साए साए की आवाज गूंजने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए कुर्सी को पीछे धकेला और फिर खड़ा हुआ। रेवती ने घबराकर पूछा, अरे आशीष, आखिर क्या हो गया है? किसका फोन है और आपका रंग एकदम से सफेद क्यों पड़ गया है? आशीष ने फोन वहीं टेबल पर पटक दिया और रेवती की तरफ देखे बिना ही चिल्लाकर कहा, पापा गायब हो गए हैं ओल्ड एज होम से, और उनके बिस्तर पर खून से सनी हुई शर्ट भी मिली है। मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। ये सुनते ही रेवती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खून? रेवती ने जल्दी से उठकर आशीष का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आशीष, आप खुद को संभालिए। इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ड्राइवर को उठाइए। मगर आशीष ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं, तुम यही बच्चों के पास रहो। मैं ये सब खुद देख लूंगा। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ है। आशीष पागलों की तरह डाइनिंग रूम से निकला और चाबियां उठाकर बाहर की तरफ भागा। उसके दिमाग में हजारों उलझने और बुरे ख्याल सांप की तरह लहरा रहे थे। उसे अपने पिता का वो आखिरी बार का चेहरा याद आ रहा था जब उसने उन्हें वहां पर छोड़ा था। क्या उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है? क्या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है, या फिर वहां के स्टाफ ने उन पर कोई जुल्म किया है? लेकिन खून से सनी शर्ट का क्या मतलब हो सकता है? आशीष ने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी के टायरों के चिल्लाने के साथ ही वो गेट से बाहर निकल गई। सड़कें सुनसान पड़ी थीं, मगर आशीष की गाड़ी तूफान की तरह दौड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार रहा था। उसे अपनी बेवकूफी और पत्थर दिल होने पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। काश मैं उन्हें वहां ना छोड़ता। काश मैं रेवती की बातों में ना आता। काश मैं एक बार जाकर उनसे मिल लेता। ये काश के शब्द अब उसे लगातार काट रहे थे। दूसरी तरफ रेवती घर में परेशानी के आलम में टहल रही थी। उसे रघुवंश साहब की फिक्र नहीं थी,
बल्कि अपनी फिक्र लगी हुई थी कि अगर पुलिस इस सब में इन्वॉल्व हो गई तो फिर जांच पड़ताल होगी, और अगर जांच पड़ताल हुई तो कहीं कोई बात खुल न जाए। वो जानती थी कि उसने रघुवंश साहब पर जो इल्जाम लगाए थे वे सब झूठे थे, और अगर रघुवंश साहब ने मरने से पहले कोई चिट्ठी लिखकर छोड़ दी होगी या किसी को कुछ बता दिया होगा तो उसका सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। रेवती ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा कि वो बूढ़ा मरकर भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गया है। आशीष तकरीबन 20 मिनट में ओल्ड एज होम पहुंच गया। वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उसकी नीली लाल बत्ती लगातार घूम रही थी, जिसने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। ओल्ड एज होम का गेट खुला था और अंदर स्टाफ के लोग और कुछ वहां रहने वाले बूढ़े लोग घबराए हुए खड़े थे। मैनेजर ने आशीष को देखते ही उसकी तरफ दौड़ लगाई और कहा कि थैंक गॉड सर, आप आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर कमरे का निरीक्षण कर रहे हैं। आशीष भागता हुआ उस गैलरी में दाखिल हुआ जहां उसके पिता का कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला था और वहां पुलिस वाले खड़े थे। आशीष ने अंदर झांक कर देखा तो वो छोटा सा कमरा बिखरा पड़ा था। बिस्तर की चादर सिलवटों से भरी हुई थी और तकिए के पास सच में एक सफेद शर्ट पड़ी थी, जिसके कॉलर के पास खून से सब लाल हो चुका था। ये नजारा देखकर आशीष का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पहचान लिया कि ये वही शर्ट थी जो उसने अपने पिता को पिछली दिवाली पर गिफ्ट में दी थी और जिसे वो बहुत संभाल कर रखते थे। फर्श पर भी खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं, जो दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई जख्मी हालत में वहां से बाहर निकला हो। इंस्पेक्टर ने आशीष को देखा और गंभीरता से कहा कि आप आशीष साहब हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। आपके पिता यहाँ पर नहीं हैं, मगर ये खून बताता है कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। हमने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है, मगर सबसे जरूरी बात यह है कि हमने संस्थान के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कब्जे में ले ली है और अभी हम वो फुटेज चेक करने जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि बीती हुई रात या फिर आज शाम इस कमरे में कौन आया था और आपके पिता किस हालत में बाहर निकले हैं। आशीष ने हकलाते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या वो जिंदा हैं? इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अभी कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। फुटेज देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। आइए हमारे साथ कंट्रोल रूम में चलिए। आशीष की टांगों में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो दीवार का सहारा लेते हुए पुलिस वालों के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, वो डर जो किसी अनहोनी के होने का संदेश दे रहा था। वो सोच रहा था कि अभी स्क्रीन पर जो कुछ नजर आएगा वो शायद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उसे नहीं पता था कि वो फुटेज उसके पिता की गुमशुदगी का राज तो खोलेगी ही, मगर उसके साथ साथ एक ऐसी घिनौनी साजिश और सच्चाई से पर्दा भी उठाएगी जिनका ख्याल भी उसने कभी नहीं किया था। और वो सच्चाई इतनी तीखी होगी कि वो खुद को खत्म कर देने पर मजबूर हो जाएगा। कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला और आशीष अंदर दाखिल हुआ, जहां कई सारी स्क्रीनें लगी हुई थीं और एक ऑपरेटर रिकॉर्डिंग निकालने में व्यस्त था। आशीष की सांसें रुक गईं और वो स्क्रीन पर नजर जमाकर खड़ा हो गया, जहां अब वो रात का नजारा चलने वाला था जब वो खूनी ड्रामा रचाया गया था। ओल्ड एज होम के कंट्रोल रूम में बहुत ही घुटन भरा और डरावना माहौल बना हुआ था, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। दीवारों पर लगी हुई दर्जनों छोटी बड़ी स्क्रीनें जल बुझ रही थीं और उनसे निकलने वाली नीली और सफेद रोशनी आशीष के सफेद पड़ चुके चेहरे पर एक भयानक और डरावना साया डाल रही थी। कमरे में बिजली के हल्के हल्के भिनभिनाने और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज के सिवा मौत का सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी संभाली और ऑपरेटर को इशारा किया कि पिछली रात की रिकॉर्डिंग निकालो। आशीष की टांगें अभी भी कांप रही थीं और उसने सहारा लेने के लिए टेबल का एक कोना इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके हाथों के किनारे सफेद पड़ गए थे। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह पसलियों से टकरा रहा था और उसके दिमाग में हजारों उलझनें अब भी एक दूसरे से लड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी अदालत में खड़ा है जहां उसके जुर्म की सजा सुनाई जाने वाली है। ऑपरेटर ने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए और स्क्रीन पर तारीख और वक्त धीरे धीरे बदलने लगे। रात के 2:30 बजे का वक्त एक जगह पर रुक गया
जब ओल्ड एज होम में गहरी खामोशी पसरी हुई थी और दुनिया नींद के मजे ले रही होती है। स्क्रीन पर रघुवंश साहब का छोटा सा कमरा दिखाई देने लगा। कैमरे का एंगल ऊपर की तरफ था, जिससे पूरा कमरा साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में रात का हल्का बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में हर चीज साफ दिख रही थी। रघुवंश साहब अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहे थे। वो बहुत ही कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी और उनका चेहरा उस वक्त बिल्कुल सुकून में था, जैसे वो दुनिया के सारे दुखों से अनजान होकर सो रहे हों। ये देखकर आशीष की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब यही पिता उसे अपने सीने से लगाकर सुलाते थे और खुद जागते रहते थे, उसके माथे से पसीना पोंछते थे। मगर आज वो एक ऐसी जगह पर अकेले सो रहे थे और उनका बेटा नरम बिस्तर पर अपनी स्वार्थी पत्नी के साथ महंगे सपनों में खोया हुआ था। अभी वीडियो चलते हुए कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी हरकत हुई। आशीष की सांस गले में ही अटक गई। स्क्रीन पर 2 साए दिखाई देने लगे और फिर 2 आदमी कमरे में नजर आए। उन्होंने अपने चेहरों पर काले रंग के नकाब पहन रखे थे और उनके शरीर पर भी काले रंग के कपड़े थे। उनकी शारीरिक बनावट और चाल ढाल से साफ लग रहा था कि वे कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल मुजरिम या फिर किराए के कातिल थे। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली, जो शायद पहले से ही खराब थी, या फिर उन्होंने कोई प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल किया था। वे दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हुए, जैसे शिकार पर झपटने वाले भेड़िए हों, और अंदर आते ही सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर आशीष की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचानक चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। इंस्पेक्टर भी चौकन्ना होकर स्क्रीन के और करीब आ गए। उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर वे सोते हुए रघुवंश साहब की तरफ बढ़े। उनके हाथों में कुछ चमकती हुई चीज नजर आ रही थी, शायद चाकू या लोहे की रॉड, मगर कम रोशनी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर रघुवंश साहब के मुंह पर अपना भारी और सख्त हाथ रख दिया ताकि वो चिल्ला न सकें, और दूसरे ने उनके हाथ पैर दबा लिए। रघुवंश साहब हड़बड़ाकर जाग गए और खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर 2 ताकतवर जवानों के सामने एक बूढ़ा और कमजोर इंसान भला क्या कर सकता था। उनकी खींचतान रेत की दीवार साबित हुई। इसके बाद जो नजारा स्क्रीन पर दिखा वो किसी कयामत से कम नहीं था। उन जालिमों ने रघुवंश साहब को बिस्तर से नीचे घसीट लिया और उन पर लात घूसों की बारिश कर दी। वे उन्हें जानवरों की तरह मार रहे थे। आशीष अपनी आंखें बंद करना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। वो पत्थर का पुतला बनकर अपनी आंखों से अपने पिता की ऐसी बेरहम और दर्दनाक यातना देख रहा था। रघुवंश साहब दर्द से तड़प रहे थे और हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे, मगर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे लगातार उन्हें मार रहे थे और बार बार उनके पेट और सीने पर वार कर रहे थे। वीडियो में आवाज नहीं थी, मगर आशीष को अपने पिता की चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। ये जुल्म कई मिनटों तक जारी रहा, यहाँ तक कि रघुवंश साहब निडाल होकर फर्श पर गिर पड़े और उनके नाक और मुंह से खून बहने लगा, जिसने उनकी सफेद शर्ट को लाल कर दिया। ये सब देखकर आशीष का खून खौल उठा। वो गुस्से और दुख की ऐसी हालत में था कि अगर वे लोग उस वक्त उसके सामने होते तो वो उन्हें कच्चा चबा जाता। उसका दिल कर रहा था कि स्क्रीन तोड़ दे और अंदर घुसकर अपने पिता को बचा ले, मगर वो बेबस था। इंस्पेक्टर ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा कि ये कोई मामूली वारदात नहीं लग रही है। ये लोग किसी खास मकसद से आए थे। देखिए, इन्होंने कमरे की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना ही किसी सामान की तलाशी ली। इनका सारा ध्यान सिर्फ उस बुजुर्ग आदमी पर था, जैसे कि ये कोई खास मैसेज देने आए हों। स्क्रीन पर नजारा बदलता रहा। इतना जुल्म करने के बाद उनमें से एक आदमी ने रघुवंश साहब को बालों से पकड़कर उनका सिर ऊपर उठाया और उनके कान के पास झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें कोई खास संदेश दे रहा हो या कोई धमकी। वो आदमी कुछ देर तक रघुवंश साहब के कान में कुछ कहता रहा, और जैसे जैसे वो बोल रहा था, रघुवंश साहब के चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे।
पहले वहां दर्द था, फिर डर, और फिर एक ऐसी बेयकीनी और सदमा उभरा जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात सुन ली हो जिसने उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी जख्मी कर दिया हो। वो संदेश सुनने के बाद रघुवंश साहब ने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी और वो बिल्कुल सीधे हो गए, जैसे उनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो, जैसे किसी ने उनके वजूद की बुनियाद ही हिला दी हो। उस आदमी ने बात खत्म की और फिर रघुवंश साहब को एक जोरदार धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। उसके बाद वे दोनों आदमी बड़े ही सुकून के साथ खड़े हो गए। उन्होंने एक बार फिर कमरे का जायजा लिया और फिर उसी तरह खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए और अंधेरे में गायब हो गए। आशीष ने सोचा कि वीडियो खत्म हो गई है, मगर असली दर्दनाक और हिला देने वाला नजारा तो अभी बाकी था। गुंडों के जाने के बाद रघुवंश साहब कुछ देर तक बिना किसी हरकत के फर्श पर ही पड़े रहे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को हिलाया डुलाया। वो दर्द की वजह से कराह रहे थे और बार बार अपने सीने को सहला रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से चारपाई का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और टांगें जवाब दे रही थीं। वो अपने बिस्तर के पास गए और वहां बैठ गए। उन्होंने अपनी शर्ट की तरफ देखा जो उनके अपने खून से भीगी हुई थी और जगह जगह से फट चुकी थी। फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। रघुवंश साहब ने अपने कांपते हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उनकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं थी, मगर वो एक अजीब से जुनून के आलम में थे, जैसे उन्हें उस शर्ट से नफरत हो गई हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी वो खून से सनी शर्ट अपने शरीर से उतारी और उसे तह करके अपने बिस्तर पर रख दिया। ये वही शर्ट थी जो आशीष ने उन्हें दी थी और शायद उसे उतार कर वो ये संदेश दे रहे थे कि अब मेरा तुमसे और तुम्हारे दिए हुए तोहफे से कोई रिश्ता नहीं है। अब वो कमर से ऊपर बिल्कुल बिना कुछ पहने थे और उनके कमजोर शरीर पर नीले और काले जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे जो उन जालिमों के जुल्म की गवाही दे रहे थे। शर्ट उतारने के बाद उन्होंने कमरे में मौजूद अपने सामान की तरफ एक नजर डाली, मगर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने एक बार फिर उस कमरे को देखा जैसे उसे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हों, और फिर वो ऐसे ही बिना चप्पल के लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े और बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत ऑपरेटर से कहा कि बाहर के कैमरे चेक करो। स्क्रीन पर ओल्ड एज होम का मेन गेट नजर आया। रात के उस पहर गार्ड अपने क्वार्टर में सो रहा था या शायद वो कहीं गायब था। रघुवंश साहब गेट के पास पहुंचे। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर उसे पार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि गेट के साथ ही बनी हुई एक छोटी सी खिड़की थी जो किस्मत से खुली रह गई थी। वो उसी से बाहर निकल गए और सड़क के अंधेरे में खो गए। वीडियो यहीं आकर रुक गई। कंट्रोल रूम में मौत का सन्नाटा छा गया। आशीष फूट फूट कर रो पड़ा। वो जमीन पर बैठ गया और अपना सिर घुटनों में दे दिया। वो सोच रहा था कि उसके पिता ने वो शर्ट क्यों उतारी। शायद इसलिए कि वो शर्ट आशीष ने दी थी और वो जाते जाते आशीष का दिया हुआ आखिरी एहसान भी उसके मुंह पर मार गए थे। वो बिना शर्ट के इसलिए गए थे ताकि दुनिया को दिखा सकें कि एक अमीर बेटे का पिता किस हालत में है, और ये संदेश दे गए थे कि वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जा रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना इज्जत, ना औलाद और ना ही कपड़े। इंस्पेक्टर ने आशीष को कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि खुद को संभालिए आशीष साहब, अब रोने का वक्त नहीं है। हमें मुजरिमों को पकड़ना है और आपके पिता को भी तलाश करना है। वो जख्मी हैं और इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हमने शहर भर में वायरलेस पर संदेश भेज दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें इस कमरे का दोबारा निरीक्षण करना होगा। शायद हमें यहाँ कोई सुराग मिल जाए जो कैमरे की आंख से छुप गया हो, क्योंकि मुजरिम अक्सर कोई न कोई गलती कर जाते हैं। आशीष ने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब दुख की जगह एक अजीब सा पागलपन था। वो जानना चाहता था कि वे लोग कौन थे और उन्होंने उसके पिता के कान में ऐसा क्या कहा था जिसने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आशीष और पुलिस की टीम दोबारा रघुवंश साहब के कमरे में पहुंची। अब कमरे का नजारा आशीष के लिए और भी ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि अब वो जानता था कि यहाँ क्या क्या गुजरा है। फर्श पर खून के धब्बे थे जो रघुवंश साहब के जख्मों से टपके थे।
बिस्तर पर वही खून से सनी शर्ट पड़ी थी जिसे आशीष ने वीडियो में देखा था। इंस्पेक्टर ने दस्ताने पहनकर उस शर्ट को उठाया और उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। फॉरेंसिक टीम के लोग कमरे से फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। आशीष दीवार से लगकर खड़ा हो गया और उसकी नजरें पूरे कमरे का जायजा लेने लगीं। उसका दिल कह रहा था कि वे लोग कोई साधारण चोर नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ मारपीट नहीं था, बल्कि कोई संदेश देना था। वे लोग यकीनन किसी के भेजे हुए थे, मगर किसके? आशीष का कोई दुश्मन नहीं था और रघुवंश साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए इंसान थे। तभी आशीष की नजर अचानक बेड के नीचे गई, जहां उसे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया जो शायद अंधेरे में किसी की नजर में नहीं आया था। शायद वो उस वक्त गिरा था जब रघुवंश साहब को घसीटा जा रहा था। ये देखकर आशीष का दिल जोर से धड़क उठा। उसने इंस्पेक्टर को बताने की बजाय खुद झुककर वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। वो मुड़ा हुआ सा कागज था, जैसे किसी बड़ी चीज से फटा हो या किसी की जेब से गिरा हो। आशीष ने उसे सीधा किया तो देखा कि वो एक रसीद का टुकड़ा था, जिस पर किसी दुकान या जगह का नाम तो मिट चुका था, मगर उस पर हाथ से लिखा हुआ एक नाम और एक तारीख साफ दिखाई दे रही थी। तारीख कल की थी, यानी जिस दिन ये वारदात हुई थी। और फिर वो नाम पढ़ते ही आशीष के दिमाग में जैसे धमाका हो गया। वो नाम कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिसे आशीष बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो नाम देवेंद्र का था। देवेंद्र रेवती का मुंह बोला भाई था, जो अक्सर उनके घर आता जाता था और जिसके बारे में रेवती हमेशा कहती थी कि वो उसका सगा भाई तो नहीं है, मगर उससे भी बढ़कर है। आशीष को याद आया कि कल शाम जब वो घर आया था तो देवेंद्र वहीं मौजूद था। रेवती के साथ धीरे धीरे बातें कर रहा था और आशीष के आते ही वे दोनों चुप हो गए थे। आशीष का माथा ठनक गया। क्या ये मुमकिन है? क्या देवेंद्र इस काम में शामिल हो सकता है? लेकिन देवेंद्र रघुवंश साहब को क्यों मरवाएगा? उसका तो रघुवंश साहब से कोई लेना देना ही नहीं था। आशीष के दिमाग में फिर से वो वीडियो का नजारा घूम गया, जब वो आदमी रघुवंश साहब के कान में कुछ कह रहा था। क्या उसने ये कहा था कि ये सब रेवती ने करवाया है? शक की एक जहरीली लहर आशीष की रगों में दौड़ गई, मगर उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। नहीं नहीं, रेवती ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है। वो पापा को पसंद नहीं करती थी, ये सही है, मगर इतनी गिर नहीं सकती कि उन पर गुंडों से इस तरह से जुल्म करवा दे। मगर ये रसीद, ये सबूत और ये देवेंद्र का नाम यहाँ पर क्या कर रहा है? ये रसीद यकीनन उन गुंडों में से किसी एक की जेब से गिरी होगी, और अगर वे गुंडे देवेंद्र के आदमी थे या देवेंद्र खुद उनमें से एक था, तो फिर इस साजिश की डोर सीधी रेवती के हाथों में जाती थी। आशीष के हाथ कांपने लगे। उसने वो कागज का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया और इंस्पेक्टर से छुपा लिया। वो नहीं चाहता था कि पुलिस इस मामले में उसके घर तक पहुंचे, जब तक कि वो खुद जांच पड़ताल ना कर ले। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो अब और वहां पर नहीं रुक सकता था। उसे घर जाना था और रेवती की आंखों में आंखें डालकर सच उगलवाना था। लेकिन अभी उसे एक और सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो शक की कोई भी गुंजाइश ना छोड़े। आशीष ने बिस्तर के सिरहाने रखे हुए उस बैग को देखा जो रघुवंश साहब छोड़कर गए थे। उसने इंस्पेक्टर की नजर बचाकर उस बैग की जिप खोली। उसमें पुराने कपड़े और कुछ जरूरी सामान था, मगर सबसे नीचे एक छोटी सी काली कवर वाली नोटबुक या डायरी रखी थी। आशीष ने वो डायरी निकाली और जल्दी से अपनी पैंट की जेब में डाल ली। इंस्पेक्टर फॉरेंसिक टीम के साथ व्यस्त था और उसे आशीष की इन हरकतों का पता नहीं चला। आशीष ने इंस्पेक्टर से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। अगर कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताइएगा। इंस्पेक्टर ने उसे जाने की इजाजत दे दी। आशीष लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से वो डायरी निकाली और गाड़ी में लगी हुई लाइट जलाई। ये रघुवंश साहब की पर्सनल डायरी थी, जिसमें वो अपने रोजमर्रा की बातें लिखा करते थे। आशीष ने आखिरी पन्ना खोला जो शायद उन्होंने कल ही लिखा था। वहां पर कांपते हाथों से लिखी हुई बातें मौजूद थीं। आशीष ने पढ़ना शुरू किया। आज रेवती यहाँ पर आई थी।
वो मुझे धमकियां देकर गई है कि अगर मैं आशीष को प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में कुछ भी बताने लगा या उससे बात करने की कोशिश भी की तो वो मेरा वो हाल करेगी कि मैं मौत की भीख मांगूंगा। वो अपने साथ देवेंद्र को भी लाई थी, जो मुझे घूर रहा था और कह रहा था कि बूढ़े, तेरा वक्त पूरा हो गया है। मुझे डर है कि आज जरूर कुछ होने वाला है। हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत रखना। वो नादान है, वो नहीं जानता कि उसने अपनी आस्तीन में कैसा सांप पाल रखा है। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे भले ही वो मुझे भूल गया हो, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता। डायरी के ये शब्द पढ़कर आशीष का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर से जैसे जान ही निकल गई। ये लिखावट नहीं थी, बल्कि उसकी बर्बादी की तहरीर थी। अब सारी कड़ियां मिल रही थीं। रेवती का देवेंद्र के साथ मिलना, रघुवंश साहब को धमकाना और फिर ये हमला और वो शर्ट का उतारना, ये सब एक गहरी साजिश थी। वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र और उसका साथी थे, और उन्होंने रघुवंश साहब के कान में यकीनन यही कहा होगा कि ये तुम्हारे बेटे और बहू की मर्जी है, ताकि रघुवंश साहब का दिल टूट जाए और वो खुद ही वहां से चले जाएं या मर जाएं। आशीष ने जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और एक दर्दनाक चीख उसके गले से निकली। उसने अपनी ही पत्नी के हाथों अपने पिता को बेइज्जत करवा दिया था। वो खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रहा था। उसके पास अब दो रास्ते थे, या तो वो पुलिस को सब कुछ बता दे या फिर खुद इस बदले का बोझ उठाए। मगर इस वक्त उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी, अपने पिता की। उसे उन्हें ढूंढना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आशीष ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर पागलों की तरह दौड़ा दी, मगर उसका रुख घर की तरफ नहीं था, बल्कि शहर के उस इलाके की तरफ था जहां उसे उम्मीद थी कि शायद उसके पिता छुपने के लिए गए हों। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कहानी का सबसे भयानक मोड़ अभी बाकी है, और जो सुराग उसे मिला था वो तो इस बड़ी सी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली सच्चाई तो उससे भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज है, जो उसके घर में उसका इंतजार कर रही है। आशीष की गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर किसी पागल बिजली की तरह दौड़ रही थी, और उसकी रफ्तार उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी, जो सीना फाड़कर बाहर आने के लिए बेचैन थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि उसके पिता कहाँ हो सकते हैं। वो जानता था कि रघुवंश साहब जब भी बहुत ज्यादा दुखी या परेशान होते थे तो वो सिर्फ एक ही जगह पर जाते थे, और वो जगह शहर का वो शमशान घाट था जहां उसकी माँ की चिता जली थी, जहां वो घंटों बैठकर अपने दिल का हाल बयां करते थे। आशीष का दिल गवाही दे रहा था कि आज की रात जब उन पर जुल्मों के पहाड़ टूटे हैं और उन्हें उनके अपने ही घर और औलाद ने दुत्कार दिया है, तो वो यकीनन उसी जगह पर गए होंगे ताकि अपनी पत्नी को याद कर उसे अपनी बेबसी की शिकायत कर सकें। गाड़ी का रुख उस शमशान घाट की तरफ था और आशीष की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। उसे वे सभी लम्हे याद आ रहे थे जब उसने रेवती की बातों में आकर अपने ही पिता की बेइज्जती की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उन्हें धक्के देकर घर से निकाला था और वो कैसे खामोशी से गाड़ी में बैठ गए थे। आज उसे वही खामोशी एक चीख बनकर सुनाई दे रही थी। शमशान घाट का रास्ता काफी लंबा महसूस हो रहा था और हर गुजरता लम्हा आशीष की जान निकाल रहा था। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचा जहां गहरा अंधेरा और अजीब तरह की आवाजों का आलम बना हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके कपड़े झाड़ियों में उलझ रहे थे और कांटे उसके हाथों को जख्मी कर रहे थे, मगर उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं था। वो पागलों की तरह कुछ अधजली चिताओं के बीच से भाग रहा था और उसका रुख उस कोने की तरफ था जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, उसी खास जगह पर जहां उसकी मां को अंतिम विदाई दी गई थी। चांद की धीमी रोशनी में शमशान का वो नजारा बहुत ही डरावना था, मगर आशीष को भूत प्रेत का नहीं बल्कि अपने पिता को खोने का डर था। वो भागता हुआ उसी जगह के करीब पहुंचा तो उसे वहां पर एक साया नजर आया जो पेड़ से टेक लगाकर बैठा था। आशीष के कदम वहीं जम गए। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, पापा, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे करीब गया तो उसने जो नजारा देखा उसने उसके कलेजे के टुकड़े कर दिए।
रघुवंश साहब उस जगह की मिट्टी पर गिरे हुए पड़े थे और उनका शरीर सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। उन्होंने शर्ट नहीं पहन रखी थी और उनका खाली शरीर नीले निशानों और जख्मों से भरा हुआ था, जो उस रोशनी में काले धब्बों की तरह नजर आ रहा था। उनकी पीठ और कंधों पर वो निशान साफ दिख रहे थे जो उन जालिमों की मार से पड़े थे। आशीष चिल्लाकर उनके कदमों में गिर गया और उन्हें झंझोड़ने लगा। पापा, पापा, आंखें खोलिए, मैं हूँ आपका आशीष, मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं बहुत ही बुरा हूँ। रघुवंश साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक बाकी थी, मगर वो धीरे धीरे बुझ रही थी। उन्होंने आशीष को देखा तो उनके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें यकीन था कि उनका बेटा जरूर आएगा। उन्होंने कांपते हुए हाथ से आशीष का चेहरा छूना चाहा, मगर उनका हाथ ठीक से उठ भी नहीं सका। आशीष ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया और फूट फूट कर रोने लगा। और रघुवंश साहब ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। मैं तुम्हें मरने से पहले आखिरी बार देखना चाहता था। आशीष ने तुरंत ही अपना कोट उतारकर जल्दी से उनके ठिठुरते हुए शरीर पर डाल दिया और कहा, पापा, ऐसी बातें मत करिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा, अब कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। मगर रघुवंश साहब ने इनकार में सिर हिलाया और रुक रुक कर बोले, नहीं बेटा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं इस दुनिया से और अपनों के व्यवहार से थक गया हूँ। मुझे अब अपनी पत्नी के पास जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रही है। आशीष ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। रघुवंश साहब ने गहरी सांस ली, जिसके साथ उनके सीने से खरखराहट की आवाज भी आई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ कर चुका बेटा, तुम तो नादान थे, तुम्हें तो रेवती ने बरगलाया था, मगर याद रखना, वो औरत तुम्हारी वफादार नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और अब वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। उन गुंडों ने मेरे कान में यही कहा था कि ये सब तुम्हारी बीवी और उसके मुंह बोले भाई देवेंद्र के हुक्म पर हो रहा है, और वे चाहते हैं कि मैं रास्ते से हट जाऊं ताकि वे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। आशीष ही सुनकर सुन्न हो गया। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उसके बाप ने मरते मरते भी उसे सच्चाई बता दी थी। रघुवंश साहब की आवाज अब डूब रही थी। उन्होंने आखिरी बार आशीष का हाथ पकड़ा और कहा कि अपना ख्याल रखना बेटा, और किसी पर अंधा भरोसा मत करना, और हमेशा खुश रहना। इसके साथ ही उनकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। आशीष ने आसमान की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे शमशान की खामोशी टूट गई। वो अपने पिता की लाश से लिपट कर रोता रहा, मगर अब रोने का वक्त नहीं था, अब हिसाब का वक्त था। उसके अंदर का दुख अब एक ऐसी आग में बदल चुका था जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसने अपने पिता की खुली हुई आंखें बंद की और उनके माथे पर हाथ फेरा। उसने कसम खाई कि वो उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। आशीष ने कांपते हाथों से पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया और बताया कि उसे उसके पिता की लाश शमशान से मिली है और वो अब अपने घर जा रहा है, जहां उसके पिता का असली गुनहगार मौजूद है। इंस्पेक्टर ने उसे रोककर कहा कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, हम आ रहे हैं। मगर आशीष ने फोन बंद करके जमीन पर पटक दिया। वो किसी भी कानून का पाबंद नहीं था, वो खुद अदालत था और खुद ही जल्लाद था। उसने अपने पिता की लाश को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जंग में उसके पिता की भी बेइज्जती हो। उसने अपना कोट उनके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया और पागलों की तरह भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट करके उसने घर का रास्ता पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि खून उतर आया था। उसे रेवती का चेहरा सांप जैसा लग रहा था और देवेंद्र उसे मौत का फरिश्ता दिखाई दे रहा था। रास्ते भर उसे वो सीसीटीवी फुटेज याद आती रही जिसमें उसके बाप पर जुल्म हो रहा था, और वो लम्हा जब उन्होंने शर्ट उतारी थी। वो शर्ट उसके जमीर पर एक तमाचा थी। वो घर पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे।
घर की बत्तियां जल रही थीं और अंदर से धीमी सी हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। आशीष का खून खौल उठा। उसका पिता मर चुका था और यहाँ जश्न मनाया जा रहा था। उसने गाड़ी को दोबारा पीछे किया और फिर जोर जोर से हॉर्न बजाकर आगे बढ़ाया और गाड़ी सीधा गेट से टकरा दी। गेट टूटा नहीं मगर उसके शोर से घर के अंदर खलबली मच गई। गार्ड भागता हुआ आया मगर आशीष गाड़ी वहीं छोड़कर अंदर की तरफ भागा। उसने अपनी जेब से वो रिवॉल्वर निकाल ली जो वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी के डैशबोर्ड में रखता था। फिर वो दरवाजे को ठोकर मारकर खोलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। सामने का नजारा देखकर उसके पूरे शरीर में आग लग गई। रेवती और देवेंद्र सोफे पर बड़े ही बेपरवाही से बैठे थे और सामने टेबल पर शराब की बोतल और गिलास रखे थे। वे दोनों शायद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। आशीष को इस हाल में देखकर रेवती के हाथ से गिलास छूट कर गिर गया और देवेंद्र हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। आशीष के कपड़े मिट्टी और खून से सने थे और उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर उन दोनों के चेहरे से रंग ही उड़ गया। रेवती ने कांपती हुई आवाज में कहा, आशीष, आप किस हालत में हैं और ये आप हाथ में क्या पकड़े हैं? आशीष ने भयानक ठहाका लगाया और कहा, क्या हुआ मेरी जान? तुम तो पार्टी कर रही हो। मेरे पिता की मौत का जश्न मनाया जा रहा है या फिर मेरी बर्बादी का जश्न मना रही हो? देवेंद्र ने चालाकी दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और कहा कि आशीष भाई, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस बहुत परेशान थे और इंतजार कर रहे थे। आशीष ने तुरंत गोली चला दी जो देवेंद्र के पैरों के पास लगी। देवेंद्र चिल्लाकर पीछे हट गया। आशीष ने दहाड़ कर कहा कि अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, वरना अगली गोली मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। तुम दोनों की असलियत मुझे पता चल चुकी है। मैं अभी शमशान से आ रहा हूँ, जहाँ मैंने अपने हाथों से अपने पिता की आंखें बंद की हैं, जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर मारा है। रेवती ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और कहा कि आशीष, आपको किसी ने बहकाया है। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आशीष ने जेब से वो डायरी और रसीद निकालकर उनके मुंह पर फेंक दी और कहा, ये देखो, ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है जिसमें तुम्हारी साजिश लिखी है, और वो सीसीटीवी फुटेज मैंने अपनी आंखों से देखी है जिसमें तुम्हारा ये पालतू कुत्ता मेरे पिता को मार रहा है। बोलो रेवती, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों दौलत का इतना लालच था कि तुमने इंसानियत को ही मार दिया? रेवती को जब यकीन हो गया कि अब झूठ का पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है तो उसके चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर गया और उसकी जगह एक डायन जैसी भयानक मुस्कान आ गई। उसने बेहयाई से कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है और मैं बहुत खुश हूं कि वो बूढ़ा मर गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा था। वो हर वक्त मुझ पर नजर रखता था और तुम तो एक बेवकूफ इंसान हो जिसे मैं अपनी उंगलियों पर नचाती रही। तुम क्या समझते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करती थी। और देवेंद्र मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है, बल्कि वो मेरा पहला पति है जिसे मैंने तलाक इसलिए दिया था कि तुमसे शादी करके प्रॉपर्टी हासिल कर सकूं और फिर दोबारा देवेंद्र से शादी कर सकूं। हमने मिलकर तुम्हें फंसाया था ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। रेवती की ये सच्चाई आशीष को अंदर से तोड़ चुकी थी। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। जिस औरत को वो देवी समझता था वो तो नागिन निकली और जिसे वो अपना समझता था वही सबसे बड़ा जालिम था। आशीष का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके कानों में अपने पिता की आखिरी सिसकियां गूंजने लगीं। उसने रिवॉल्वर सीधी की और कहा कि तुमने मेरे बाप को नहीं मारा, तुमने मुझे ही मार दिया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देवेंद्र ने रेवती को बचाने के लिए आशीष के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की मगर आशीष ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे देवेंद्र को लगी और वो खून में लथपथ होकर वहीं ढेर हो गया। रेवती चिल्लाने लगी और भागने की कोशिश की मगर आशीष ने उसे बालों से पकड़ लिया और वहीं जमीन पर गिरा दिया। उसने रेवती की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये मेरे बाप की हर उस सांस का बदला है जो तुमने उनकी आंखों से निकलवा दी थी। आशीष ने दूसरी गोली चलाई और रेवती वहीं अपने अंजाम को पहुंच गई। कमरे में बारूद की बू और खून की महक फैल गई।
आशीष वहीं उन लाशों के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसका बदला पूरा हो चुका था, मगर उसका दिल बिल्कुल वीरान हो गया था। उसने अपने हाथों को देखा जो अब अपनों के खून से सने थे। उसने सोचा कि वो किस मुंह से अपने बच्चों का सामना करेगा। वो कैसे उन्हें बताएगा कि उनकी माँ एक कातिल थी और उनका बाप भी अब एक कातिल है। उसी पल बाहर पुलिस के सायरनों की आवाजें आने लगीं। शायद पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस को बुला लिया था या इंस्पेक्टर उसका पीछा करते हुए पहुंच गया था। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में वही सीसीटीवी फुटेज दोबारा चलने लगी जिसमें उसके पिता अपनी शर्ट उतार रहे थे। वो नजारा उसकी आत्मा को घायल कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली मुजरिम रेवती या देवेंद्र नहीं थे, बल्कि वो खुद था। अगर वो अपनी पत्नी की बातों में ना आता, अगर वो अपने पिता पर भरोसा करता, अगर वो उन्हें ओल्ड एज होम ना छोड़ता, तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके पिता की मौत का असली जिम्मेदार वो खुद था, जिसने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। ये जुर्म का एहसास इतना दर्दनाक था कि आशीष को अपनी सांसें बोझ लगने लगी। उसने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है। वो जमीर के बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने पिता की नजरों का सामना आखिरकार ऊपर जाकर कैसे करेगा? आशीष ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर का निशाना अपनी कनपटी पर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो लगातार अपने पिता से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि पापा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं इस दुनिया के काबिल नहीं हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने देखा कि वहां 2 लाशें पड़ी हैं और आशीष बंदूक अपने सिर पर रखे बैठा है। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा कि आशीष साहब, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मगर आशीष ने एक वीरान मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और कहा कि आप अपना काम कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, और मेरा भी फैसला हो चुका है। मैं अपने पिता का कातिल हूँ और कातिल की सजा तो मौत ही होती है। इसके साथ ही कमरे में एक और धमाका हुआ और फिर आशीष एक झटके के साथ फर्श पर गिर गया। उसका खून भी उसके पिता के कातिलों के खून के साथ मिल गया, मगर उसकी आत्मा शायद अभी भी बेचैन थी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की थी जहां दौलत तो थी, मगर भरोसा और अपनापन नहीं था। और इसी कड़वाहट ने हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया था। आशीष ने खुद के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो समझ गया था कि दुनिया की अदालत से तो शायद वो बच भी जाता या फिर इस सब की सजा काट लेता, मगर अपने जमीर की अदालत में वो पूरी उम्र मुजरिम ही रहता। और इस अदालत की सजा मौत से भी ज्यादा बदतर थी। पुलिस वाले खामोशी से खड़े उस भयानक नजारे को देख रहे थे जहां लालच, झूठ और पछतावे ने सब कुछ खत्म कर दिया था, और बाकी रह गई थी तो सिर्फ एक दर्दनाक दास्तान जो दीवारों पर लिख दी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल जागरूकता व मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए दृश्य किसी भी प्रकार के गलत या नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को बढ़ावा नहीं देते हैं। यदि आप मानसिक या भावनात्मक परेशानी को महसूस कर रहे हैं तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति या फिर विशेषज्ञ से सहायता लें। धन्यवाद।